अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। वो ठीक हो जाएगी बुआ जी, इतने बड़े हादसे से गुजरी है, उसे थोड़ा वक्त तो दें। वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ये तल्खी कड़वापन उसके मिजाज का हिस्सा नहीं है, हम सब जानते हैं। वो तो फिर दूसरों से ज़रा हौसले वाली है। उसकी जगह हम में से कोई भी इस हादसे से गुजरता तो इतनी आसानी से कबूल नहीं कर सकता था जैसे उसने किया है। अभी वो बिखरे हुए वजूद को अपने समेट लिया, ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही है। हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे बदगुमान नहीं होना चाहिए, उसे खफा नहीं होना चाहिए। उनके आंसू साफ करते उन्हें बहुत प्यार से समझाया था, अगर ना तुम होते ना उमर बेटे, तो मेरी बेटी का क्या होता। वो तो घुट घुट कर मर जाती। हम में से कोई उसे ऐसे नहीं समझता जैसे तुम समझते हो। उन्होंने उसके माथे को बेख्तियार चूमा था। मगर ये कैसी बात है कि दूसरों को वदिया के रवैयों की तवजीहत देने वाला उमर हसन अपने कमरे में आते ही निढाल सा हो गया। तुम नहीं चाहते, मत लिखा करो। वदिया किसी बात पर दुखी नहीं हो। वो वदिया के रवैये के दर्द को महसूस नहीं करेगा तो और कौन करेगा। वो जो कुछ कहती है सिर्फ गुस्से में। वो कल की तरह एक टांग पर चलकर अपने सारे काम खुद करता, खुद को वदिया के तल्ख रवैयों की वजह याद दिला रहा था। लेकिन सिर्फ उल्टे पाँव से चलते उठते बैठते भी एक सर जुमला उसके कानों में गूंज रहा था, तुम नहीं चाहते तो मत लिखा करो। दिया प्लीज़, जितनी चाहे तल्ख बात कर लो मुझसे, लेकिन ये नहीं दिया। फिर से कभी मत कहना वरना मैं टूट जाऊंगा। उसने कानों पर हाथ रख लिया। वो इस जुमले की बाज़गश्त भी नहीं सुनना चाहता था। जब तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम सिर्फ मेरे लिए लिखते हो, तो तुम्हारा ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मन चाहे जुमले उसने अपने जहन में दोहराने शुरू कर दिए थे ताकि इस तल्ख तरीन जुमले के असर से निकल सके। तुम कहानियाँ मेरे लिए बनाते हो, मगर इन्हें आइंदा सुना सब करेंगे उमर हसन। जब तुम्हारी कहानियाँ मेरे लिए हैं तो फिर कहीं छपेंगी या फेंकेंगी, ये फैसला करने का हक भी सिर्फ मुझे है। तुम कभी लिखना मत छोड़ना, तुम लिखना मत छोड़ना उमर। किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए तो लिखो। मैं तुम्हें पढ़ना चाहती हूँ। फिर सारी रात वो तुम नहीं चाहते तो मत लिखो की जगह तुम मेरे लिए लिखो को अपने जहन दिल में दोहराता रहा। सुबह वो बिस्तर से उठा तो उसके जहन में एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, एक फ़ैसला बिल्कुल मुस्तहकम था। रात फिर मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने के बाद उसने एक फ़ैसला किया था, एक बिल्कुल अटल फ़ैसला। अब उसकी और वदिया की शादी हो जानी चाहिए। वो तल्ख हो रही है, उसके अंदर करवाहटें बढ़ रही हैं। वो ख़ुद को जानबूझकर तन्हा कर रही है, जिस तरह ख़ुद को सबसे और ख़ास तौर पे उससे दूर कर रही है। वो ये सब खामोशी से तो नहीं होने देगा। वो कैसे मुरझाई हुई, कमज़ोर और बीमार सी रहने लगी है। उसकी चेहरे की रौनक, चमक, खूबसूरती सब मांद पड़ गई है। इन सब का वाहिद हल ये है कि इन दोनों की शादी हो जाए। शादी के बाद नई और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़। उमर के साथ एक बेतहाशा चाहने वाले शौहर के रूप में उसकी वदिया से वालेहाना मोहब्बत और उसकी मोहब्बत की गमजोशी से भरपूर इजहार, ये सब उसके तल्ख मिजाज को यकीनन बदल देगा। वदिया की ज़िंदगी के इस मुश्किल तरीन मोड़ पर जिस तरह अपने प्यार से का वालेहाना इजहार करना चाहता था, अभी वो हक उसके पास था नहीं। एक बार ये हक मिल जाए, फिर वो उसे अपने प्यार की बारिश में ऐसा चल-थल कर देगा कि वो उदास होना, खामोश रहना, खफा रहना सब कुछ भूल जाएगी। उसने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसी रोज़ कमाल और नायला से बात भी कर ली। नायला खुशी और बेयकीनी के मिलने जुले तासुरात के साथ उसे देख रही थी। उमर, क्या तुम अभी भी वदिया से? एक माँ अपनी बेटी की उजड़ी खुशियों को दोबारा आबाद होते देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। खुशी के रंग बिखरे तो कमाल अली के चेहरे पर भी, मगर सिर्फ एक पल के लिए। एक पल की खुशी के बाद तफक्कुरात और अंदेशों का जाल भरसा बन गया था उनके चेहरे पर। उमर ने नायला की खुशी के साथ कमाल अली के मुतफक्किर चेहरे को भी फ़ौरन देख लिया था। कबल इसके कि उससे को फिक्र और परेशानी के सबब पूछते, वो खुद ही सवालिया लहजे में पूछने लगे, उमर, क्या तुमने वदिया से शादी का फ़ैसला सोच समझ के किया? फ़ैसला सोच समझ कर? अंकल, हमारी शादी का फ़ैसला तो कब का हो चुका था। अगर दरमियान में सब कुछ ना होता तो आज हमारी शादी को 6 महीने होने वाले होते। तब में और अब में बहुत फ़र्क है उमर। तब मेरी बेटी हर लिहाज से तुम्हारे काबिल थी, बल्कि बाज़ हवालों में सबसे बढ़कर थी। अब एक पल के लिए चुप हुए, जैसे कोई नापसंदीदा अल्फाज अदा करने के लिए खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हो। अब वो एक अपाहज लड़की है और एक अपाहज लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कोई आम बात नहीं। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ से वदिया के लिए ये लफ्ज़ अदा किए थे। बेटी के ये लफ्ज़ बोलते वक्त इनकी आवाज़ भर आ गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका था। अगर इनके लिए ये लफ्ज़ बोलना तकलीफ़ देता तो नायला और उमर के लिए इसे सुनना। माँ की आंखों से बेटी के लिए बदसूरत लफ्ज़ सुनते ही आंसू गिरना शुरू हो गए थे।
और उमर ने अपना दर्द ज़ब्त करने के लिए होंठों को सख्ती से भींच लिया। मेरी बातों का बुरा मत मानना उमर, लेकिन ये मेरी बेटी की ज़िंदगी और उसकी खुशियों और उसके मुस्तकबिल का सवाल है। उससे शादी का फ़ैसला जो तुम कर रहे हो, क्या उसे निभा पाओगे? तुम्हारे सामने भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम एक कामयाब इंसान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस सब के साथ तुम वदिया को, एक मासूम लड़की को एडजस्ट कर लोगे। तुम्हें एक से एक बढ़कर हसीन और ख़ूबसूरत लड़की मिल सकती है। इस बात का अगर तुम्हें खुद एहसास नहीं भी है तो लोग तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे। हम वदिया को इलाज के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी ले जाएंगे। काबिल से काबिल सर्जन से उसका ऑपरेशन करके टांग लगवा लेंगे, ऐसे कि वो असल से करीब तरीन लगे, लेकिन फिर भी वो असली होगी तो नहीं। जिस तरह तुम सोच समझ कर फ़ैसला करो उमर, बग़ैर किसी दबाव के करना। अब्बा मियाँ का तुम्हारे साथ सलूक, उनके तुम पर एहसानात, इन सब को दरमियान में लाए बगैर उनमें से किसी चीज़ को तुम्हारे और वदिया की शादी की वजह नहीं बनना चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम में से कोई भी तुम वदिया से शादी से इनकार करोगे तो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। हम में से कोई भी इस कदर में मुब्तला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम 3-4 साल बाद अगर किसी वजह से वदिया को छोड़कर किसी और को अपनाने का फ़ैसला करोगे तो तब हम तुम्हें बहुत गलत समझेंगे। तब हमसे ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं होगा। उसे बीच चौक पर हज़ारों लोगों के सामने गंदी से गंदी गाली दे देते तो उसे इतनी ज़िल्लत का एहसास न होता जितना इस वक्त हो रहा था। वो वदिया से अपनी मोहब्बत, अपनी वफ़ा, अपनी चाहत, अपनी दीवानगी की सफाइयाँ देना, वजाहतें पेश करना पड़ रही थी। अंकल, आपने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, बिल्कुल हक़ की रेख बोने जितना कर दिया है। अगर मैंने कोई वजाहत और दलील पेश की तो मैं अपनी नज़रों में रही से अपनी इज़्ज़त खो दूँगा। वो कुछ भी नहीं बोला था। वो खामोश निगाहों से उन्हें देख रहा था। उनकी नज़रों में ना जाने क्या था कि कमाल अली खान कुछ लम्हों के लिए अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा से हो गए। मैं तुम्हारे खलूस पे शक नहीं कर रहा उमर, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं। इन्हें अपनी बातों की फ़ौरन वजाहत कर देनी पड़ी, मगर उमर एकदम उनके सारे एहसास समझ गया। अगर वो उमर हसन बनकर जो वदिया कमाल को अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता था, इनकी बातों को सोचता तो वही कुछ महसूस करता जो चंद लम्हे पहले वो कर रहे थे। लेकिन अगर वो एक 55 साल बाप की जगह पे खुद को रखता, जो अपनी बेटी की ज़िंदगी में पैदा होने वाली एक हमेशा रह जाने वाली कमी की वजह से दुखी और परेशान है, तो क्या महसूस करता? वो एक मुनसिफ था और उसे लगा कि उसके बाप ने कोई गलत बात नहीं की। अंकल, मेरा मुस्तकबिल, मेरा कैरियर, मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस, सब कुछ मेरे लिए बेमानी है। अगर वदिया मेरे साथ नहीं है तो आप यकीन दिलाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अगर आप मेरे लफ्ज़ों पर एतबार कर लें तो इतना कह सकता हूँ कि मेरे साथ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसी ज़िंदगी आप उसके लिए चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे होकर उस पर कभी मुश्किल या मुसीबत नहीं आएगी। अभी भी तो मैं, आप सब उसके पास मौजूद थे जब उस पर इतनी बड़ी आजमाइश आई। हम उसे हादसे से नहीं बचा पाए, मगर इतना यकीन तो मैं आपको दिला सकता हूँ कि उसकी ज़िंदगी की हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर आजमाइश में मैं उसके साथ होऊंगा। एक बाप को ये यकीन दहानी करा देने से उमर हसन छोटा नहीं पड़ गया। उसने ज़िल्लत के एहसास में घिरती अपनी मोहब्बत को समझाया। कमाल अली खान के चेहरे पर छाए तफक्कुरात और परेशानियों के साए और आंखों की बेचैनी एकदम गायब हो गई थी। नायला कमाल के साथ साथ कमाल अली खान भी मुतमईन थे। अब उनसे ये बात कर रहा था कि अब्बा मियाँ के बाद उनके बगैर शादी, धूमधाम और शोर शराबे उनका किसी में दिल नहीं लगेगा। लिहाजा पहले की जैसी धूमधाम और एहतमाम की जगह अब शादी की तकरीब सादगी से मुनक्किद कर ली जाए। शादी की हतमी तारीख तय करने के लिए नाइला अपने भाइयों, बहनों और कमाल अली खान अपने खाला और चचा जैसे करीबी अहबाब को बुलाना चाहते थे ताकि सबकी मशावरत से कोई मुनासिब तारीख रख ली जाती। खुश खुश ये सब बातें करती नाइला अचानक ही पता नहीं क्या सोचकर परेशान सी हो गई। आप क्या सोच रही हैं आंटी? उमर ने उसके मुस्कुराते चेहरे पर फिक्र और परेशानी देखी तो फ़ौरन पूछा, मैं वदिया के बारे में। मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए आसानी से मानेगी। तुमने आजकल उसका रवैया नहीं देखा, कैसा हो गया है? 1-2 बार वदिया की खाला और बुआ जी ने उसकी मौजूदगी में मुझसे तुम दोनों की बातों की, शादी की बात छेड़ी तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा अजीब सा था, मेरी समझ से बाहर। अगरचे उसने मुँह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में बड़ा वाज़ेह इनकार देखा है मैंने। ये इनकार नज़र तो उमर हसन को भी आता था, मगर वो ना उसे देखना चाहता था, ना समझना चाहता था और ना उसे अहमियत देना चाहता था। आप दिया की फ़िक्र मत करें, आपको इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस तारीख जल्द अज जल्द तय करें। बाकी इन मोहतरमा को कैसे हैंडल करना है ये मरहला मैं खुद तय कर लूँगा। उसे इन दोनों को इत्मीनान दिलाया था। वो उसी रोज़ उस रूठी हुई ज़िद्दी लड़की के पास अपना मदा लेकर चला आया। भरपूर एतमाद के साथ, पूरी की पूरी तैयारी के साथ दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। वो राइटिंग टेबल के आगे बैठी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी और जनाब क्या लिखा जा रहा है उसे देखते ही उसके संजीदा चेहरे पर कोफ्त, नागवारी और बेजारी फैली थी। वो नज़रअंदाज करके मुस्कुराते उसके पास बैठ गया।
वो मुतमईन अंदाज में सोफे पर बैठ गया, जैसे वदिया की आंखों में नागवारी उसे देखकर नहीं थी। दिया, मेरी आंटी अंकल से शादी की तारीख के बारे में बात तय हो गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन सी तारीख रखें? वो उसकी नागवारी को अहमियत दिए बगैर बड़े इत्मीनान और एतमाद से बोला, किसकी शादी? वो व्हील चेयर आहिस्ता आहिस्ता चलाती उसके सामने आ गई। हमारी शादी, मेरी और तुम्हारी। क्या इतने से दिनों में तुम बात भूल गई कि हमारी शादी होने वाली थी? अब की शादी की कोई नई तारीख नहीं रखी जाएगी। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं शादी के लिए मान जाऊंगी? वदिया ने नापसंदीदा निगाहों से उसे देखा। तुम मान चुकी थी दिया। तुम्हारे मान लेने की निशानी अभी भी तुम्हारी उंगली में मौजूद है। तुम्हारे मान लेने की वजह से हमारी मंगनी हुई थी। तुम्हारे मान लेने की वजह से हमारी शादी तय हुई थी। उसने वदिया की किसी बात का बुरा नहीं माना। वो जो कुछ भी कह रही थी सिर्फ झंझलाहट में। इन लफ्ज़ों में कोई लफ्ज़ उसके दिल से नहीं निकल रहा था। वो मुसलसल खुद को बावर करा रहा था। हाँ, जब मैं मानी थी, अब नहीं मानती। तब जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे वो अपने पैरों पर चलती थी, किसी बैसाखी और व्हील चेयर के बगैर। इसने अपने पैरों पर पड़ी चादर कसदन उठाकर दूर फेंक दी थी और अब उसके दोनों पैर उमर के सामने थे, एक बिल्कुल सलामत, दूसरा घुटने के नीचे से गायब। उसकी ये खुद अजियती उमर के दिल पर कैसे ज़ख्म लगा रही थी वो उसे नहीं बता सकता था। उससे ये नहीं कह सकता था कि खुदा के लिए मुझे ये अजियत मत दो। ये माजूरी अब ऐसी माजूरी नहीं रही दिया जिसे हम इशू बनाएं। वैसे तो पाकिस्तान में भी इस हवाले से काफ़ी तरक्की हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा शादी के बाद हम लंदन जब चले जाएंगे तुम्हारा इलाज वहीं कराएंगे। ज़िंदगी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तुम्हारी व्हील चेयर और बैसाखी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम अपने क्या मेरे भी सारे काम आराम से कर सकोगी, बगैर किसी सहारे और मदद के। तुम्हें खुद को पता होगा, वरना देखने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम किसी मजनूनी सहारे चल रही हो। उसने बड़ी रसानियत और प्यार से उसे समझाया था। ये सब कुछ जो तुम मुझे बता रहे हो ना, ये सब मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मेरी दोनों टांगें और दोनों बाजू पूरे के पूरे कट चुके होते, मैं ज़िंदगी भर के लिए इसी तरह माजूर हो जाती, कभी किसी इलाज से ठीक नहीं हो पाती। तुम तब भी मुझसे ही शादी करते। अभी तो सिर्फ एक टांग कटी और वो भी आधी। वो अपने पैरों को देखकर तमसखाना अंदाज में हंसी थी। इस सब के बावजूद तुमसे शादी मैं नहीं करूँगी, ये मेरा अटल फैसला है। इस पर तुम मुझे कितना भी कायल करने की कोशिश करो, मैं नहीं मानूंगी। मेरा जवाब आज भी यही है, कल भी यही होगा, 10 साल बाद भी यही होगा। इसलिए तुम मुझे समझाने में अपना वक्त और तवानाई बर्बाद मत करो। इसके लहजे की सख्ती ने उमर हसन के दिल को अंदर ही अंदर मसल दिया था। वो उसे जानता था, उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका चेहरा नहीं भी देखता, उसकी आंखों को नहीं भी पढ़ता, तब भी वो उसकी हर बात को समझता था। उसने फिर भी खुद को समझाने की कोशिश की। दिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि इन छोटी छोटी बातों से ख़त्म हो जाए। तुम मुझे बताओ, अगर जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ होता, फिर क्या तुम मुझसे शादी से इनकार कर देती? और अगर इनकार कर भी देती, तभी चंद सालों बाद अपने फैसले पर पछताती ज़रूर। एक माजूर इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कड़ी आजमाइश हुआ करता है। इस कड़ी आजमाइश में मुब्तला होने वाले अगर तुम्हारी तरह के वफादार हों तो हिम्मत और हौसले से सारी उम्र समझौते की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेते हैं। रही मोहब्बत, तो वो आजमाइश वाले इस सफ़र के आगाज़ में ही मैं कहीं खो चुकी होती। वो उससे तवक्को रखती थी कि वो उसे ऐसा समझती थी। इसके दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि आज उसे इस लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ेगा। उसे जिसे वो मोहब्बत कहता था, कमाल अली और नायला, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए उसके पास लफ्ज़ों की कोई कमी नहीं हुई थी। मगर उसे वदिया कमाल को क्या इन सवालों का जवाब दिए जाने के काबिल हैं? क्या इन सवालों के जवाब वो ज़रूर मांगेगी उससे? वो उसके मुंह पर खींच कर कई तमाचे मार देती, उसके मुंह पर नफरत से थूक देती, उससे जो मर्जी कह लेती, काश ये नहीं कहती। उसके पास से उड़ गया था। उसके दिल के नगर में हर तरफ उदासियाँ डेरा जमाने लगी थी। ना जाने दिल से मोहब्बतों का मौसम रुखसत हुआ था। क्यों महसूस हो रहा था रात के वो यूं ही सड़कों पर मरा मरा तन्हा फिरता रहा। जिस सुकून की तलाश उसे थी वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो उस रात घर वापस नहीं आया था। उसने घर फ़ोन कर दिया था कि एक पुराना दोस्त मिल गया है, रात उसके घर गुजारेगा। वो अपने अपार्टमेंट का किराया हर महीने पाबंदी से दे रहा था, लेकिन खुद शादी वाले दिन अब्बा मियाँ का फ़ोन सुनते ही जो वहाँ से निकला, तब तो दोबारा कदम रखने की खुद में हिम्मत नहीं कर पाया था। हालांकि उसका सारा सामान वहीं पड़ा था। उसे अपने सामान की मुसलसल ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वहाँ सूखे हुए गुलाब के फूलों और मुरझाई हुई कलियाँ उसे याद दिलाती थी कि उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीन दिन बदतरीन दिन में तब्दील हो गया था।